नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी आपकी जो अपकमिंग एग्जाम है, ठीक है, टाइम बहुत ही कम बचा है, प्रैक्टिस ज्यादा करिए, ठीक है। रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस पे जो है ज्यादा फोकस करें क्योंकि वहां पे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके जो है नंबर ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। जीएस में क्या है, कितनी चीजें हैं, क्या क्या आप याद कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे ये वीडियोस भी उसी क्रम में काफी हेल्पफुल हैं। प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा जब तक एग्जाम नहीं हो जा रहा है, हम इसको अपलोड करते रहेंगे। अगला वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, कहा गया है कि क्वाड्रेटिड्स नामक उल्कावृष्टि किस काल में पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है। तो जैसे एटमॉस्फेरिक जो घटनाएं आप देखते हैं, जैसे ये आपके धूमकेतु होते हैं, ठीक है, ये मेटियोर, ठीक है, और जैसे इनकी बेसिकली क्या है कि अलग अलग समय के दौरान क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक। तो उतना बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है, कुछ दो चार जो जैसे फेमस है, जैसे यहाँ पे ये क्वाड्रेटिड्स है। इसके अलावा जैसे भी अगर ये अगस्त का महीना चल रहा है तो एक होता है ये परसीड होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ऑरिनॉइड होता है, ठीक है। तो ये दो तीन नाम है, हो सके तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, कई बार ये सब पूछ लेते हैं। तो ऐसे देखा होगा आपने कि ये उल्कावृष्टि पृथ्वी से, है ना, दिखाई देंगी आकाशीय घटना के रूप में दिसंबर से जनवरी के महीने में, ठीक है। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है कि वर्धा नदी किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो वर्धा और पूर्णा जैसे ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गोदावरी रिवर की। 1921 का मोपला विद्रोह किस तट पर हुआ था। तो भारत का जो आप ये कोस्टल एरिया देखते हैं, ठीक है, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे गोवा वाला ये कोस्ट है, इसको कोंकण कोस्ट कहते हैं। फिर उसके नीचे कर्नाटका से लेकर केरला तक ये हमारा मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो इसी कोस्ट के अराउंड 1921 में जो मोपला विद्रोह है ये हुआ था। एक पंचायत अपनी पहली बैठक की नियत तिथि से कितने वर्षों तक चलती है। तो जैसे आपको याद होगा 2021 में उत्तर प्रदेश में पंचायत वगैरह के चुनाव हुए, ठीक है। तो किसी भी ग्राम सभा के जो ये किसी तहसील या ब्लॉक का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो देखते हैं, ठीक है, तो कोई भी एक जैसे कि ग्राम पंचायत होती है कुछ गाँवों से मिल करके, तो पहली मीटिंग यानी चुनाव के बाद जो मान लीजिए लोग चुने गए, ठीक है, तो उनकी पहली बैठक से 5 वर्षों तक के लिए उनका कार्यकाल होता है। तो वही यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट है सिडबी, ठीक है, इसका पूर्ण रूप चुनना है हमें। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किस स्थान पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इनको जो है सरदार की उपाधि भी दी गई थी इसी आंदोलन के दौरान, बारदोली सत्याग्रह के नाम से आप जिसे जानते हैं। विकल्प बी। अशोक के इसमें से किस शिला अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। तो कलिंग युद्ध अपने जो इन्होंने आखिरी लड़ा था उसके बाद इन्होंने, है ना, एक तरीके से इन सब चीज़ों से संन्यास ले लिया, ठीक। तो वर्तमान जो उड़ीसा का रीजन है इसको पहले कलिंग के नाम से जानते थे, यहाँ का युद्ध है। और अशोक के जितने भी शिलालेख है ना, या फिर प्रस्तर लेख जो है, ये सब चीज़ें मिलती हैं, उससे कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। तो उसी में से कलिंग वॉर के बारे में जो 13वां हमारा ये है ना, इंस्क्रिप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने किसको हराया था। तो चौसा की लड़ाई हुई थी आपका जो है 26 जून 1539, ठीक। तो हुमायूं को इसमें हराया गया था। ऑप्शन बी। 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि पर भारतीय झंडा फहराने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो आज़ादी के जो फ्रीडम स्ट्रगल था हमारा, उसके दौरान देखेंगे कि एक जो ये सब उस समय का कह लीजिए जो हमारा नेशनल फ्लैग लोगों के द्वारा माना गया, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, ठीक। तो मैडम भीकाजी कामा थी, ठीक है। इन्होंने जर्मनी के अंदर एक शहर है, कह लीजिए स्टटगार्ट नाम है, ठीक है। वहाँ पे ये डेट हो सके तो ध्यान रखिएगा, कई बार फैक्ट के रूप में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे उस समय का जो इंडियन फ्लैग था इसको लहराया था सबसे पहली विदेशी धरती पे। तो विकल्प इसमें बी को चुनेंगे।
भारत सरकार ने किस वर्ष गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की थी? तो गांधी पीस प्राइज दिया जाता है जो है 1995 से लगातार, इसी वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेणुका नामक वेटलैंड जो है ये स्थित है? तो बेसिकली ये रामसर साइट भी है, जो आप जानते हैं जितने भी हमारे ये वेटलैंड्स हैं, ठीक है, तो उनमें से कई सारों को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी जाती है। उसमें से ही एक ये है रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इनमें से किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो एक रिवर सिस्टम में उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, इन सबको मिला करके जो हम एक कैचमेंट एरिया देखते हैं पूरा, तो गोदावरी का जो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र राज्य के हिसाब से देखेंगे तो ये महाराष्ट्र में है। इस प्रश्न में जितनी भी धातुएं लिखी हैं तो उन सभी में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु का चयन करें। तो किसी अन्य गैस से, है ना, या मेटल से, ठीक है, या कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सबसे कम रिएक्टिव कौन सी होती है हमारी मेटल? सोना, ठीक है। तो जैसे आप सोने वगैरह के जेवर क्यों पहनते हैं? तो यही सब इसके जो गुण है, ये सब इसको एक तरीके से यूनिक बनाते हैं। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक लॉन्च किया गया है? एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आता है, मतलब पर्यावरणीय प्रदूषण कितना है, जैसे PM 2.5 है ना, PM 10, ये सब कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो इसके साथ इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है यूनेस्को, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, कई बार किसी चीज़ों का फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, ठीक। तो प्रश्न में ये पूछा गया है आपसे कि इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो एक UN की स्पेशलाइज्ड बॉडी है और इसमें यूरोप में देखेंगे, है ना, तो फ्रांस के अंदर पेरिस में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है। अगला है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड किस शहर में स्थित है? तो इसरो जो हमारा संस्थान है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनका ही एक ये संस्थान है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। हैदराबाद नहीं, बेंगलोर में है, कर्नाटका के अंदर, ठीक। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये मनाते हैं सितंबर में 15 तारीख को। सुगौली की संधि पर नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश भारत ने किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? तो वर्तमान जो नेपाल आप देखते हैं, पहले क्या था कि ब्रिटिश कंट्रोल में ये भी था, उसके बाद सुगौली की संधि होती है यहाँ पे। तो जो काली रिवर है उसके वेस्ट एरिया से लेकर के, है ना, सतलज रिवर के मध्य के कुछ क्षेत्र के टेरिटरी के रूप में नेपाल जो एज अ कंट्री कह लीजिए, तब से इसी संधि के माध्यम से स्टैब्लिश है। 1816 में जो है, मार्च 1816 में ये ट्रीटी जो है इनैक्ट हुई थी। तो विकल्प हम इसमें बी को चुनेंगे। भूगोल में शायद आपने पढ़ा होगा कि जैसे हमारा पृथ्वी है तो 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, फिर ऊपर में क्या है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो लो प्रेशर की कंडीशन होती है, ठीक है, उसके आसपास जो हवाएं चलती हैं उसमें उनकी दिशा क्या होती है? तो दक्षिण जो हमारा गोलार्ध है इसमें दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी चलती है उस प्रकार से हवाएं चलती हैं। वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर के एरियाज में देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, घड़ी को उल्टा चलाइए। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किस वर्ष में हुआ था? एक नया मंत्रालय बनाया गया था, ये उसमें जुलाई 2021 में, ठीक। इसके मिनिस्टर कौन है अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में? अमित शाह। अगला है कि पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके फाउंडर थे ये वल्लभाचार्य, विकल्प बी। महावेली गंगा किस देश में बहती है? तो जैसे इंडिया में गंगा रिवर है, वैसे ही महावेली गंगा नाम की एक रिवर बहती है श्रीलंका में। स्थानांतर खेती के उदाहरण इसमें से चुनना है, ठीक है। स्लैश एंड बर्न टाइप की एग्रीकल्चर आपने पढ़ी होगी, कर्तन और दहन इसको हिंदी में कहते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रूप में भी ये जानी जाती है। भारत में अलग अलग नामों से इसको जानते हैं, जैसे झूम कृषि, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और जैसे यहाँ पे दो ने नाम लिखे, मिल्पा और फेंग, ठीक है, ये भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है। तो इसमें तीनों को ही चुनेंगे हम, ठीक है। क्या कोई बता सकता है मिल्पा और फेंग जो है ये कहाँ कहे जाते हैं ये नाम? अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ई नाम कहा जाता है, इसने अप्रैल 2023 में कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये बेसिकली ई नाम जो है हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वगैरह है इसको ऑनलाइन सेल करने की दिशा में लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2016 को, ठीक। तो 7 साल हो गए, है ना।
जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का हमारा जो राजकीय वृक्ष है अशोक का पेड़ है, ठीक है, तो वैसे ही महाराष्ट्र का कौन सा है, तो ये होता है यहाँ पे इसका आम का पेड़। उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार है, तो किस जिले में है ये बताना है। तो यहाँ पे ईस्टर्न में देखेंगे बलिया में स्थित है। इसमें कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो समस्तपुर बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे, इसमें रायबरेली जो जिला है ना वहाँ पे। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट देखिए बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं जो लगभग पूछे जाते हैं हर बार, और उम्मीद है कि इसी में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है, तो अच्छे से देख के जाइएगा। ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, ठीक है, तो इसकी लोकेशन है यहाँ वाराणसी के बगल चंदौली जिले में। कुछ और वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे लिखे हैं, उसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसमें से उत्तर प्रदेश में कोई सा नहीं है। उत्तर प्रदेश वन निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, तो ये है आपका यहाँ लखनऊ में। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक, तो टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, ये अमनगढ़ है, ठीक है, ऑप्शन सी। किस जिले में है क्या कोई बताएगा, कमेंट करिए जरा। तो कथन हमारे पास है, देखिए सूर सरोवर रामसर स्थल का दर्जा मिला था इसको, ठीक है, तो कीथम झील इसका दूसरा नाम है, ठीक है, जो रामसर साइट है, तो उसी के बारे में कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, तो यह कथन गलत है क्योंकि ये आगरा में है, ठीक है, और यह एक मानव निर्मित जलाशय है, तो ये बात ठीक है। कीथम झील का नाम भी ध्यान रखिएगा, किसी का दूसरा नाम कीथम झील है और इसको रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है, तो सिर्फ दूसरा कथन हमारा जो है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है, तो देखते हैं, जैसे अब यहाँ से देवप्रयाग से जब गंगा रूप लेती है ये नदी, ठीक है, तो ऋषिकेश हरिद्वार ये सब होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है यहाँ से बिजनौर से। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए जो रामसर साइट्स हैं, है ना, 10 की लिस्ट पूरी देख लीजिएगा। इसमें से जैसे अब सुर सरोवर की हमने बात कर ली अभी आगरा में, सरसई नावर जो है हमारा ये कहाँ पे स्थित है, इटावा में, ठीक। सुरिंसर मानसर झील जो है ये पंजाब की लेक है, ये वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। समस्तपुर की बात हमने कर ही ली है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे। नीचे दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों को बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। आप रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्लीज प्रैक्टिस कर लिया करिए। यहाँ पे हमारे पास वीडियो में टाइम लिमिट होती है तो हम बहुत ही ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लिखें और यहाँ पे ऑप्शन बी के हिसाब से, है ना, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसमें देखें, जैसे ओवालॉजी जो है अंडे से संबंधित है तो पैलेंटोलॉजी किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये साइंटिफिक स्टडीज हैं। ओवालॉजी में अंडे की स्टडी की जाती है, पैलेंटोलॉजी में जो हमारे जीवाश्म है, फॉसिल्स, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो डी विकल्प। इसमें देखें, जैसे फर्स्ट लेटर हमारा है मिशन, ठीक है, दूसरा है फिनिक्स, तो तीसरा ऑर्गेनिक। तो फिनिक्स को क्वेश्चन मार्क की जगह पे कैसे लिखेंगे, तो मिशन को यहाँ पे आप अगर देखेंगे ध्यान से, ठीक है, तो कुछ इसकी पोजीशनिंग उल्टी करिए, है ना, यहाँ पे उल्टे से देखेंगे तो ऐसे वर्ड पोजीशन को आगे पीछे किया गया है। तो उसी लॉजिक के हिसाब से फिनिक्स को भी लिखा जाएगा और ऑर्गेनिक भी वैसे लिखा है। तो इसमें विकल्प फर्स्ट जो है इसके हिसाब से अरेंज करके देख लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हमने पहले बताया था आपको कि यहाँ पे, है ना, इसको डिवाइड कीजिएगा कुछ पेयर्स में और इसमें विकल्प डी के हिसाब से फिल करके देख लेंगे, ये सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे करेक्ट। यहाँ पे विकल्प बी के हिसाब से अरेंज करेंगे, ठीक है। देखिए इन सारे क्वेश्चंस की प्लीज प्रैक्टिस किया करिए, ये नहीं कि देख करके छोड़ दिया। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी एग्जाम में आप उतना अच्छा स्कोर करेंगे। इसमें रेड को GHU लिखा गया है, ब्लू को HXOE लिखा है, तो पिंक को क्या लिखेंगे, इसको अरेंज करके देखेंगे आप लॉजिक के हिसाब से, तो डी विकल्प इसमें करेक्ट बनेगा। सॉल्व करके इसको देखिए। अब इसमें देखें, जैसे 8 को 508 लिखा गया है, ठीक है, तो इसमें से किस नंबर को 2193 लिखा जाएगा, वैसे ही 2 को 4 लिखा गया। तो इसमें जैसे देखिए लॉजिक क्या है कि 8 का स्क्वायर कीजिए 64 आएगा, फिर 64 का स्क्वायर कीजिए तो
12 आएगा, ठीक है। तो 512 में से 4 घटा करके इन्होंने 508 लिखा है। वैसे ही यहाँ पे 2 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 8 में से 4 घटा दिया है तो 4 आ गया है, ठीक। वैसे ही 2193 के लिए क्या होगा, 13 से अगर हम देखें तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 का स्क्वायर 2197 होता है, तो उसमें से 4 घटा दिया गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस प्लीज करते रहिए। रीजनिंग ही एक ऐसा सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, जिसको आप सॉल्व करके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, या क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी है, ठीक है। जीएस वगैरह में या हिंदी में, ठीक है, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको याद ही नहीं आएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को थोड़ा भी 10-15 दिन प्रैक्टिस कीजिए। डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को लगाना है, ठीक है। बी विकल्प के हिसाब से अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा, है ना, मेलामाइन, ठीक, उसके बाद मेलनकोली, फिर आएगा मेमोयर, उसके बाद आ जाएगा आपका मेमोरी, फिर मीनियल, ठीक। अब जैसे यहाँ पे कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं फिर से। सामान्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के मुख्य रूप से आप जानते ही होंगे, जैसे अवयवी, भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और तत्पुरुष, ठीक। तो ये सब नाम ध्यान रखिएगा। वर्तनी शुद्ध लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसी क्रम में इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। स्वाति जैसे किसी कन्या का नाम होता है तो शुद्ध रूप क्या होता है, ठीक। तो ये है ना, फर्स्ट विकल्प में हमें मिलेगा ये। संपन्न शब्द का विलोम बताना है, तो जिसके प्रकार एक तरीके से मतलब सब कुछ हो, संपन्न हो हर विधा से, तो उसके विपरीत विपन्न हो जाएगा कि उसके पास चीजों का अभाव हो। जैसे कहते हैं कोई हमारे सम्मुख है ना, सामने है, तो सम्मुख का विलोम बताना है, तो विमुख, ठीक। अगला शब्द है शाश्वत, इसका विलोम बताना है। तो शाश्वत का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो सदैव रहने वाली हो, ठीक है। जैसे ईश्वर का नाम आप इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका विपरीत हो जाएगा नश्वर, है ना। नश्वर का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो क्षणिक हो, ठीक। बी विकल्प। नीरस का विलोम बताना है, तो नीरस का विलोम होता है सरस। अगला शब्द है अनागत, इसका विलोम बताना है, तो आगत, फिर उसका विलोम अनागत होता है। अगला है पति पत्नी का जोड़ा, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो कोई भी एक विवाहित जो पति पत्नी है उसके लिए दंपति, है ना, विकल्प सी जो है, या जो है कई बार छोटी ई की मात्रा भी मिलेगी, ये शब्द होता है। हर काम देर से करने वाला व्यक्ति, ठीक है, तो दीर्घ सूत्री शब्द होता है ये। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, है ना, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? अजात शत्रु। सेंटेंस एक है हमारे पास, राम की काम के प्रति लगन और निष्ठा कैसी है, ठीक है। तो उसकी कार्य के प्रति जो है एक लगन से कर रहा है, निष्ठावान होकर के कर रहा है, तो ऐसे के लिए हम जो एक शब्द यूज करेंगे अनुकरणीय, है ना, जो कि काफी मेहनती शब्द को दर्शाता है, या कह लीजिए सराहनीय दर्शाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें बी विकल्प को भरेंगे यहाँ पे ब्लैंक्स में। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? कोई भी वाक्य का निर्माण होता है तो 3 प्रकार हम पढ़ते हैं, सरल वाक्य, ठीक है, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो ये 3 प्रकार होते हैं। इसमें देखें ये कौन सा हमारा विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह जितने भी होते हैं प्लीज देख के जाइएगा सारे के सारे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारा ये। आगे हमारा एक शब्द है लाल पीला होना, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही क्रोधित होना, ठीक है, जैसे आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा ना कि वो लाल पीला हो रहा था, तो गुस्सा हो रहा था, है ना, इससे समझ सकते हैं। अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है, ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए मना कर देना, इनकार करना। शब्द हमारा है चिरायु, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे चिर धन आयु, तो चिर उपसर्ग हमारा जो है इसमें यूज किया गया है। चिर शब्द का जैसे मीनिंग कई बार पूछ लिया जाता है, तो दीर्घकालीन, है ना, ये मतलब भी याद रखिएगा इसका। अगला है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन, ठीक, 2 वचन होते हैं। इसमें देखें लिंग की दृष्टि से दही क्या है, ठीक है। दही जो आप खाते हैं, तो दही शब्द बेसिकली पुल्लिंग होता है, ठीक है। दही मीठी है, यह वाक्य गलत है, दही मीठा है, ठीक है। तो पुल्लिंग यहाँ पे हम चुनेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। हमारा वर्ड है अस्पृश्यता, यानी कि अनटचेबिलिटी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा ना, आर्टिकल 17,
फंडामेंटल राइट में, ये भी ध्यान रखिएगा बात को कि वहाँ पे अनटचबिलिटी को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अस्पृश्यता को हिंदी में कैसे शुद्ध लिखते हैं? विकल्प सी की तरह, है ना। अब कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के टर्म में आप जानते हैं कि हम ये कुछ टर्म्स को रेफर करते हैं, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, है ना, बाइट, बिट, निबल। तो क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट हमारी होती है बिट, ठीक है। तो 4 बिट मिल करके एक निबल बनाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर जैसे बाइट होता है तो बाइट में, है ना, जो है हमारे ये 8 बिट होते हैं, ठीक। उसके बाद एक किलो बाइट में फिर 1000 बिट्स होते हैं, ठीक है। फिर ऐसे बढ़ता जाता है, तो पूरा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि निबल में कितने बिट होते हैं, तो 4, यानी विकल्प बी। मशीनी भाषा में किन 2 अंकों का उपयोग किया जाता है? ठीक, कंप्यूटर्स में क्या है आपको पता है कि जो बाइनरी डिजिट्स में, है ना, डेटा प्रोसेस और स्टोर करता है ये कंप्यूटर, तो 0 और 1, है ना, 2 डिजिट होते हैं हमारे। यूपीएस जो पावर सप्लाई के रूप में कंप्यूटर्स में यूज होता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का क्या अर्थ होता है? तो जहां पे जैसे जिस पोर्ट में आप लोग पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब, तो उस पोर्ट को यूएसबी पोर्ट कहते हैं आप। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है? तो टच स्क्रीन से आप डेटा देते हैं ना, अपनी मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक। हमारे कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, तो अलग अलग उनके लिए ऑपरेशंस डिसाइडेड हैं। तो अंकगणितीय और तार्किक गणना किसके द्वारा की जाती है? अर्थमेटिकल, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कैलकुलेशंस आप जो करते हैं, है ना, ये सब हमारा पार्ट होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें से स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर्स के रेफरेंस में जो परमानेंट मेमोरी है ना, तो वो होती है जैसे रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरीज का फुल फॉर्म होता है। ये परमानेंट इन नेचर होती है। वहीं जैसे इसके विपरीत जैसे हमारी जो रैम होती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, तो ये डायनेमिक या टेम्परेरी कह सकते हैं इसको, ठीक। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो विकल्प लिखे हैं, PROM, EPROM, है ना, EEPROM, इन सब के फुल फॉर्म भी देखिएगा तो सारे ही हो जाएंगे इसमें। CPU के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज मेमोरी एक्सेस है? तो जितने भी टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं इसको पढ़ेंगे, उसमें से सबसे फास्ट मेमोरी एक्सेस CPU जो कर सकता है वो कैश मेमोरी होती है, ठीक है, टेम्परेरी नेचर की होती है भी। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पेन ड्राइव जिसमें आप डेटा स्टोरेज करते हैं उसको ही फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, विकल्प फर्स्ट। इसमें देखें कौन सा है कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है जिसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो जैसे आजकल पॉपुलर है हार्ड डिस्क, है ना, और पहले CD होता था, फ्लॉपी डिस्क होते थे पहले, ठीक है। तो स्कैनर नहीं है, स्कैनर एक हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा ना, ठीक। इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को देखें, रीजनिंग के क्वेश्चंस को प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।